नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम भूगोल के पार्ट 24 में आज पार्ट 3 में हम जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां इस टॉपिक के बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्या, समाधान आदि की चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक पहले हम लेते हैं जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। इससे पहले हमने जनसंख्या वृद्धि को समझा था, बात मतलब 23 नंबर के पार्ट में हमने जनसंख्या वृद्धि को समझ लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों का तात्पर्य यह है कि जो विश्व की जनसंख्या है वह किस तरह बढ़ी, उसकी क्या प्रवृत्ति रही, कब कैसे बढ़ी। तो जनसंख्या प्रवृत्ति को समझने के लिए हमें इसके 4 कालखंड यानी समय के अनुसार 4 कालखंडों में इसको समझ सकते हैं। तो 4 कालखंडों में जो इसका पहला काल रहेगा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि होने की प्रवृत्ति क्या रही, फिर प्राचीन काल में कैसी रही, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको इन्हें पढ़ने के बाद पता लगेगा कि विश्व की जनसंख्या किस प्रकार से निरंतर बढ़ती हुई चली आ रही है। तो हम शुरू करते हैं। तो जो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां हैं उनको हम 4 कालखंडों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वो समय माना जाता है, यानी इस समय भी जो भी घटनाएं घटित होती है उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण इसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी ये इतिहास की सबसे पहले की अवस्था है। तो इसमें लिखते हैं हम प्रागैतिहासिक काल में विश्व की जनसंख्या कैसी थी, किस प्रवृत्ति से उनमें वृद्धि होती है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले ये चीज लिखेंगे कि इस काल की घटनाओं का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लिखित प्रमाण नहीं है। सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि इस प्रागैतिहासिक काल में कोई भी घटना घटित हो उसका कोई आज इतिहास में लिखित प्रमाण नहीं है। इस काल की घटनाओं को हम पूर्व अनुमानों के अनुसार ही पढ़ते हैं। तो इस काल में सबसे पहले इस काल में विश्व की जनसंख्या, इस काल में विश्व की जनसंख्या 33 लाख थी। ध्यान में रखना कि प्रागैतिहासिक काल में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 33 लाख थी, जो 15,000 वर्षों में बढ़कर 53 लाख हो जाती है। ध्यान रखना है आपको कि इस काल में जो जनसंख्या वृद्धि की दर थी काफी धीमी थी। कहने का तात्पर्य है एक अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी, 33 लाख थी, जो नेक्स्ट यानी 15,000 वर्षों में बढ़कर कितनी होगी, 53 लाख हो गई। यानी 33 से 53 लाख होने में पूरे विश्व की जनसंख्या को लगभग 15,000 वर्ष लगे। ये प्रागैतिहासिक काल में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है। यानी कह सकते हैं कि ये जनसंख्या वृद्धि काफी मंद है। फिर हम प्राचीन काल की बात करते हैं। जो प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जनसंख्या वृद्धि कैसी थी, यह हमें इसको पढ़ने के बाद पता लगेगा। प्राचीन काल में हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राचीन काल किसे कहते हैं। प्राचीन काल आपने नाम सुना होगा ईसा मसीह का, यानी ईसा मसीह के जन्म के समय को ही प्राचीन काल कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के समय या फिर इसको हम कह सकते हैं कि आज से लगभग 6000 वर्ष पहले, या आज से
6000 वर्ष पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? विश्व की जनसंख्या 20 से 30 करोड़ थी। कितनी थी? 20 से 30 करोड़ थी। आपको प्राचीन काल में पता लगा कि विश्व की जनसंख्या कितनी थी। अब प्राचीन काल किसको माना? क्या तो थे तो आज से 6000 वर्ष पूर्व, या जो भगवान ईसा मसीह थे उनके जन्म के समय कोई प्राचीन काल कहते हैं। उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 20 से 30 करोड़ थी। और इसमें एक और ध्यान में रखना है, 30 करोड़ थी। इस समय विश्व की प्रमुख सभ्यताएं जैसे रोमन, सिंधु, यूनानी आदि का विकास हुआ। ध्यान में रखना कि प्राचीन काल में ही विश्व की प्रमुख सभ्यताओं रोमन, सिंधु, यूनानी आदि सभ्यताओं का विकास होता है। तो प्राचीन काल में आपने जनसंख्या की जो वृद्धि थी यानी कितनी हो गई? 20 से 30 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या हो गई। अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल में आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल किसको माना जाता है? यानी मध्यकाल 700 ईस्वी से 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, 1650 ईस्वी तक के समय को हम क्या मानते हैं? मध्यकाल मानते हैं। यानी 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक को मध्यकाल मानते हैं। इस समय विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ हो गई। 55 करोड़ थी। कितनी होगी? 55 करोड़ हो गई। इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 55 करोड़ होगी। इसमें एक और ध्यान में रखना है, जो मध्यकाल है इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। कहने का मतलब मध्यकाल में देखो ये समय ऐसा समय है कि इस समय भारत में कई राजवंशों ने शासन किया। उनके आपसी जो युद्ध हुए उसमें काफी सैनिक मारे गए। साथ में ही इसी दौरान विश्व युद्ध वगैरह ऐसी भी घटनाएं घटी। तो कहने का मतलब है इस कारण यानी युद्धों की स्थिति ज्यादा बनी रही, इसलिए जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल कब तक के समय को माना जाता है? 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के समय को मध्यकाल माना जाता है। इस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 55 करोड़ थी और इस समय जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। यानी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि में वो कौन सी प्रवृत्ति थी जिस समय जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी? वो था मध्यकाल। कारण मैंने समझाया कि इस समय युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती थी यानी अशांति जैसी स्थितियां बनी रहती थी, जिससे जनसंख्या की वृद्धि में कमी है। अब आधुनिक काल की हम चर्चा करें तो आधुनिक काल यानी मध्य कब से माना जाता है? मध्य 17वीं शताब्दी से आज तक, यानी
17वीं शताब्दी के बाद आज तक के समय को हम क्या मानते हैं? आधुनिक काल मानते हैं। मध्य 17वीं शताब्दी से आज तक के समय को हम क्या मानते हैं? मध्यकाल। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि मध्यकाल में मतलब मध्यकाल के बाद आधुनिक काल में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 72 करोड़। यानी इस समय 17वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 72 करोड़। कितनी थी? ये जो भी लिखूंगा यहाँ 72 करोड़ थी। कितनी थी? 72 करोड़ थी। फिर 1750 में कितनी होगी? देखो हम आधुनिक काल पे ज्यादा जोर देंगे कि विश्व की जनसंख्या, ये वह समय है जब विश्व की जनसंख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। फिर 1750 में अगर हम बात करें 1750 में, यानी 1750 नहीं 1850 में 1850 में विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो 133 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 133 करोड़। यानी 17वीं शताब्दी से लगभग 150 सालों में कितनी होगी? तो 133 करोड़। फिर अगर हम बात करें 1950 की, तो 1950 में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाती है? 251 करोड़। कितनी हो जाती है? 251 करोड़ पूरे विश्व की ये। फिर अगर आगे हम बात करें कि ये 2000 में कितनी हो जाती है? आपको पता है 2000 में कितनी हो जाती है? 600 लगभग 610 करोड़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10 करोड़ हो जाती है। और उसके बाद आज 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी होगी? 2013 के अनुसार विश्व की 714 करोड़। तो देखो आपको पता लग रहा होगा कि आधुनिक काल जनसंख्या वृद्धि के लिए एक बहुत बड़ा विस्फोट काल था कि इसमें जनसंख्या वृद्धि किस तरीके से बढ़ती। एक बार इसको समझते हैं। ये जनसंख्या वृद्धि के कालखंड है, यानी किस काल में किस तरह जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है। तो प्रागैतिहासिक काल में तो 33 लाख थी, जो 15,000 वर्षों में कितनी होती है? 53 लाख होती है। यानी इसकी वृद्धि होने की गति काफी धीमी है। फिर प्राचीन काल में बात करें, पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 20 से 30 करोड़ हो गई। यानी मध्यकाल से करोड़ होने में इसको काफी समय लगा है। फिर इसके बाद इसमें मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल कब से कब माना गया? 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 55 करोड़ थी। लेकिन इसमें हमें यह भी ध्यान में रखना है कि इस मध्यकाल में जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। लेकिन आधुनिक काल को यहाँ एक और चीज में लिख सकता हूँ कि इस काल को जनसंख्या स्फोट काल कहा जाता है। इस काल को जनसंख्या विस्फोट, इस काल को जनसंख्या विस्फोट काल भी कहते हैं। ध्यान रखना कि देखो इसमें ध्यान से देखना है आपको कि 17वीं शताब्दी से आज तक के समय को हम आधुनिक काल मानते हैं। तो 17वीं शताब्दी में कितनी जनसंख्या हो गई थी? कितनी हो गई थी? 72 करोड़। देखो ये यहाँ से रिलेटिव है कि 1650 और 1700 यानी 50 सालों के अंतर में 55 करोड़ से जनसंख्या कितनी होगी? 72 करोड़ होगी। फिर लगभग 1850 में 133 करोड़ हो जाती है। फिर 1950 में कितनी होगी? 251 करोड़ होगी। फिर 2000 में कितनी होगी? 600 करोड़। यानी पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। अब जो 2013 यानी मात्र 13 सालों में 1 करोड़ के लगभग जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी 610 करोड़ है, यहाँ 714 करोड़ है। यानी मात्र 13 सालों में जनसंख्या करोड़ों में हो रही है। कहने का मतलब है पहले जो जनसंख्या की वृद्धि दर थी काफी कम थी, लेकिन आधुनिक समय आया तो जनसंख्या वृद्धि दर में काफी वृद्धि हुई, समय कम हो गया और जनसंख्या दुगनी गति से बढ़ने लगी। तो ये है जनसंख्या प्रवृत्ति, जिनको हमने 4 कालखंडों में पढ़ा। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे नेक्स्ट हम जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ेंगे। देखो जनसंख्या वृद्धि के कारण
देखो इससे पहले हमने प्रवृत्तियां पढ़ ली थी। अब उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के कारण और साथ के साथ हम यहाँ कंप्लीट करेंगे जनसंख्या वृद्धि से समस्या। तो हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो यहाँ आपके सामने कारण लिखे हुए हैं, एक बार मैं दोहरान कर दूं। मृत्यु दर में गिरावट, खाद्यान्न पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, फिर औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति, शांति सुरक्षा और प्रवाह, ये सभी कारक ऐसे कारक है जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो इनको हम अगर करेंगे तो एक नंबर पर बात करते हैं मृत्यु दर में गिरावट। आपको जैसे कि पता है कि आज वर्तमान में ये इसी से जुड़ा हुआ है, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में जैसे प्रगति हुई, मतलब प्रगति हुई यानी वो बढ़ी, इसके कारण हमारे चिकित्सा विज्ञान एंड स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि हुई, जिससे मृत्यु दर में क्या हुई, गिरावट आई। और मृत्यु दर गिरावट आती है, जन्म दर ज्यों की त्यों बढ़ी रही, जिससे के कारण क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आपको ध्यान में रखना है केवल जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो सबसे पहले मृत्यु दर में गिरावट। अब उसके बाद दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें, खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में एक क्रांति है जिसमें उत्पादन में वृद्धि हुई और खाद्यान्न पदार्थ जो भी वस्तुएं थी उनकी मात्रा बढ़ी, जिससे सभी के लिए खाद्यान्न पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति होने लगी और उनसे क्या जनसंख्या वृद्धि होने लगी। इससे पहले का समय यह था कि कृषि क्षेत्र में काफी कम उत्पादन होता था, अन्न की कमी हमेशा बनी रहती थी, जिससे जनसंख्या वृद्धि में भी कमी रही। लेकिन जैसे हरित क्रांति है, खाद्यान्न पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो वो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने का एक कार्य के रूप में काम करता है। फिर तीसरी अगर हम बात करें औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास का तात्पर्य ये है कि जिस तरह ये भी टेक्नोलॉजी से संबंधित है, यानी प्रौद्योगिकी में जिस तरह विकास हुआ, नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, उससे उद्योगों का विकास हुआ, जिससे लोगों को रोजगार मिला। रोजगार मिलने के कारण उनकी क्रय शक्ति बढ़ी, जिससे इसने भी जनसंख्या वृद्धि के कारक के रूप में, वृद्धि के कारक के रूप में कार्य किया। अब उसके बाद हम बात करते हैं वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी प्रगति, यानी इन दोनों का भी यही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जिस तरह आज बढ़ा है, उससे इन्होंने भी काफी हद तक जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाया है। फिर अगर हम बात करें शांति और सुरक्षा, तो 5 नंबर पर शांति सुरक्षा की बात करते हैं। तो शांति सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि हमने एक मध्यकाल अभी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में पढ़ा था। उस काल में हमने जनसंख्या जो प्रवृत्ति थी वो गति थी, कारण क्या, वहाँ शांति सुरक्षा नहीं थी, युद्ध जैसी स्थितियां बनी रहती थी, और युद्ध होते हैं तो काफी लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज विश्व स्तर पे बहुत बड़े बड़े संगठन बने हैं, जैसे यूएनओ और इधर से संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे संगठन बने हुए जो एक दूसरे पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, यानी युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनती। तो इससे क्या है, और सभी देश अपने वहाँ जो निवास करते हैं लोग, जनसंख्या को शांति सुरक्षा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध होते हैं। इस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। और फिर छठा कारण है यानी प्रवास। प्रवास का तात्पर्य है एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान पे, यानी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि में। लेकिन इसके लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, प्रवास एक सेपरेट टॉपिक है, इसको आगे बढ़ेंगे। प्रवास से कुल जनसंख्या वृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्थान विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन होता है। तो प्रवास किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को बढ़ाने में सहायक रहा है। अगर किसी एक क्षेत्र में बाहर के लोग आकर बसते जाते हैं तो उस क्षेत्र की क्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। एक बार फिर कहूँगा, कुल जनसंख्या में इसमें कोई फर्क नहीं आता, लेकिन स्थान विशेष में इसमें कहीं की जनसंख्या बढ़ जाती है, जहाँ से जाते हैं वहाँ की घट जाती है, जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो केवल आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण एग्जाम में पूछा जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, आपको 6 के 6 टॉपिक लिखने। मृत्यु दर में गिरावट, खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति, औद्योगिक विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रगति, शांति सुरक्षा और प्रवास, ये तो जनसंख्या वृद्धि के कारण है। इन 6 ने ही जनसंख्या वृद्धि बढ़ाई है। अब जनसंख्या बढ़ गई यानी वृद्धि होगी तो क्या क्या समस्या हमारे सामने आएगी, तो ये समस्या यहाँ लिखी हुई है, जैसे खाद्यान्न की समस्या।
आवासों की समस्या, सीमित संसाधन, प्राकृतिक मानवीय प्रतिबंध, बिना बसे भूभागों में निराशा और वितरण का सकेंद्र। तो इनको भी एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले नंबर पे हम बात करते हैं खाद्यान्नों की समस्या। आपको पता है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न जो भी वस्तुएं होगी उन पर दबाव पड़ेगा और उनकी कमी आएगी, तो ये खाद्यान्नों की समस्या है। तो जनसंख्या वृद्धि से सबसे पहले किस पे फर्क पड़ रहा है? खाद्यान्न की समस्या, यानी खाद्यान्न जो भी पदार्थ है, अनाज वगैरह है, उनकी कमी हमें देखने को मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है खाद्यान्नों की समस्या। और फिर हम आ जाते हैं आवासों की समस्या कि जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है तो आवासों में भी कमी आ रही है, जिसके कारण भूखंड महंगे होते जा रहे हैं, यानी कोई की बस की नहीं है उनको खरीदना, तो वो झुग्गी झोपड़ियां ऐसी गंदी बस्तियों का विकास होता हुआ चला जा रहा है। तो ये आवासों की समस्या उसमें आती है। सीमित संसाधन, प्रकृति ने हमें सीमित संसाधन दिए हैं, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है वो सीमित संसाधन उस जनसंख्या का पोषण नहीं कर पा रहे, ये एक समस्या है। अब इसके बाद प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध 4 नंबर पे देखें कि प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंधों के कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि से कई प्रकार के प्राकृतिक प्रतिबंध भी है और मानवीय प्रतिबंध भी है। जिस तरह प्राकृतिक प्रतिबंध में आपने देखा होगा, एक महाद्वीप का नाम सुना होगा, अंटार्कटिक महाद्वीप, मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप, जहाँ पर वो बिल्कुल निर्जन प्राय है, यानी वहाँ पर कोई भी जनसंख्या निवास नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसके पीछे कारण है, वो एक ठंडा प्रदेश है, यानी वहाँ पर बर्फ है, वनस्पति भी नहीं है, यानी ऑक्सीजन की भी कमी है, वहाँ रहना मानव के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो ये जो वहाँ की जो स्थिति बनी वो किसके कारण बनी? प्रकृति कारण। इसलिए इसको कहते हैं प्रकृति प्रतिबंध कहते हैं। इसलिए आज भी अंटार्कटिका महाद्वीप बिल्कुल मानव विहीन है। फिर मानवीय प्रतिबंध की हम बात करें कि ये तो लगाया अंटार्कटिका पर, मतलब किसने लगाया? मानव ने लगाया, मतलब प्रकृति ने प्रतिबंध लगाया। लेकिन मानवीय प्रतिबंध को समझने के लिए आपने, जब हमने वो पढ़े थे महाजन समूह, उन महाजन समूहों के दौरान एक अमेरिकन महाजन समूह पढ़ा था, उसकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। उसका कारण रहता है प्रवास की, यूरोप के लोग वहाँ पर प्रवास कर जाते हैं। तो जो वहाँ की सरकार है अमेरिका की, उसने एक आदेश निकाला कि अब यहाँ प्रवास नहीं किया जा सकता, यानी बिल्कुल प्रवास पर प्रतिबंध कर दिया। तो ये किस तरह का हो गया? मानवीय प्रतिबंध हो गया। और एक हो गया अंटार्कटिका का उदाहरण हो गया, वो कौन सा हो गया प्रतिबंध? वो प्राकृतिक प्रतिबंध हो गया। 5 नंबर पर हम चर्चा करें किसकी? बिना बसे भूभागों में निराशा, यानी आज भी ऐसे भूभाग है जहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं है और वहाँ कोई जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ सुख सुविधाओं की और हर संसाधनों की सबकी कमी है। जिससे उदाहरण देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, मरुस्थलीय भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल वाले क्षेत्र है, ये ऐसे क्षेत्र है कि वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते। उसके पीछे कारण है वहाँ निराशा है, क्योंकि वहाँ सुख सुविधाओं का अभाव है। तो यहाँ बिना बसे भूभागों में निराशा। फिर 6 नंबर पर हम बात करेंगे किसकी? वितरण का सकेंद्र। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी एक विश्व में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ बिल्कुल मतलब जनसंख्या नहीं है, निराशा है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या वितरण सकेंद्रण बहुत अधिक है। कहने का तात्पर्य जनसंख्या जहाँ बसी हुई है वहाँ की जनसंख्या और बढ़ती हुई जा रही है, यानी और लोग वहाँ पर बसते हुए जा रहे हैं। जो खाली भूखंड पड़े हुए हैं वहाँ पर कोई जाना है पसंद नहीं करता। तो वितरण का सकेंद्र का तात्पर्य जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ दिनों दिन जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है। तो हमने इन 2 टॉपिकों के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि के कारण 6 आपको याद रखना है, और जनसंख्या वृद्धि की समस्या की ये 6 ये परीक्षा में आते हैं। हालांकि देखने में तो आप भी लिख सकते हो, बिना पढ़े लिखे इनको लिख सकते हो, लेकिन आपके 12वीं के स्तर के हिसाब से आपको ये टॉपिक ही लिखने हैं, इन्हीं के बारे में लिखना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा समाधान, यानी जनसंख्या की वृद्धि पढ़ ली, जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़ ली, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पढ़ ली, लेकिन इसका भी तो समाधान होगा। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं समाधान। तो जनसंख्या वृद्धि के समाधान की हम चर्चा करेंगे। तो उसके पॉइंट यहाँ मैंने लिखे हैं, आपको बहुत सीधे हैं कि जनसंख्या वृद्धि का समाधान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले समाधान की बात करें हम, बाल विवाह का रोक, यानी सबसे पहले तो मैं जो कम आयु में
विवाह कर दिया जाता है, उस पर क्या करना चाहिए रोक। हालांकि सरकार ने कानून भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी छुपे बाल विवाह संपन्न होते हैं। इससे क्या होता है कि जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो बहुत कम समय में बढ़ने लग जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे हमने किसी की लड़की की 14 वर्ष में शादी कर दी जाती है, एक तो ये तो हो गया बाल विवाह। एक हम 18 वर्ष की उसमें शादी करते हैं, तो कहने का मतलब है एक तो 14 वर्ष एक 18 वर्ष। अब 14 वर्ष में अगर हम शादी करते हैं तो फिर वह 16 वर्ष तक एक मतलब माँ बन जाती है, यानी संतान की उत्पत्ति हो जाती है। एक है यहाँ पर 20 वर्ष, तो कहने का मतलब है कि अगर 18 वर्ष में किसी की शादी होती है तो 20 वर्ष बाद यानी 20 वर्षों में कोई जनसंख्या वृद्धि होने के आसार बढ़ते हैं। लेकिन अगर 14 वर्ष में ही जनसंख्या बढ़ जाती, मतलब 14 वर्ष में आयु में ही शादी कर दी जाती है, तो कम से कम 16 वर्ष में यानी यहाँ 4 साल का गैप आ जाता है, यानी जनसंख्या वृद्धि होने में 4 साल का देरी हो जाती है। लेकिन कम जनसंख्या वृद्धि के कारण मतलब बाल विवाह होने के कारण ये 4 साल कम में ही जनसंख्या वृद्धि के आसार बढ़ जाते हैं। ऐसे 20 साल में जनसंख्या बढ़ेगी, ऐसे 16 साल में ही जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझा होगा। आपको केवल इनके नाम ध्यान रखने हैं कि बाल विवाह पर रोक। दूसरा परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन का तात्पर्य है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी भारत में 2 का सिद्धांत है, यानी 2 संतान के बाद जो भी सरकारी लाभ मिलते हैं वह उनको नहीं मिलते अगर उनके 2 संतान से अधिक है। तो ऐसे ही चीन में एक ही गाय, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन के लिए उन्होंने एक ही संतान का नियम निकाल रखा है। तो परिवार नियोजन का तात्पर्य यही है कि जो संतान है उनकी संख्या का हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, अर्थात छोटा परिवार सुखी परिवार। आपने सुना होगा। आप परिवार नियोजन का तात्पर्य यह है। तीसरे नंबर पे हम समझते हैं कृषि का नवीनीकरण। कृषि का नवीनीकरण का तात्पर्य है कि हमें जो आज वर्तमान में जो कृषि की जा रही है उसमें जो हम परंपरागत तरीकों के अपना रहे हैं उनको छोड़कर हमें आधुनिक यानी यांत्रिकरण और उपचारित बीजों दवाइयों का उपयोग करके नवीनीकरण करके कृषि करना चाहिए, ताकि उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा तो खाद्यान्न जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित होगी। उसके बाद हम 4 नंबर पे बात करते हैं सागरीय संसाधनों का उपयोग, यानी महासागर या सागर में भी संसाधन होते हैं लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। हमें ऐसी तकनीकों का खोज करना चाहिए ताकि हम इन सागरीय संसाधनों का भी क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। 5वें नंबर में भौतिक संसाधनों का उपयोग कर आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना, यानी हमें प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा कौन से संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, भौतिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिए और आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। हम 6 नंबर पे बात करें जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास, यानी अभी हमने पढ़ा था वितरण का केंद्र, यानी लोग वहीं बसे हुए हैं जहाँ जनसंख्या ऑलरेडी पहले से ही बसी हुई है। आज वो क्षेत्र भी निर्जन पराये है जहाँ पर पहले से ही वो निर्जन पराये थे। तो हमें ये सब प्रयास करना चाहिए कि लोगों को उधर प्रवासित करना चाहिए जहाँ पर कम जनसंख्या होती है, जिससे उस क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव कम होगा। सघन बसे हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हमने जनसंख्या वृद्धि के कारण में भी पढ़ा था, तो ये हम इसके समाधान में भी पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक विकास हमें करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उनकी क्रय शक्ति विकसित होगी। तो ये 7 नंबर पे है। तो आज हमने यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्या और जनसंख्या वृद्धि के समाधान हमने पढ़े। इनमें से परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है नंबर के हिसाब से। जैसे आपसे पूछते जनसंख्या वृद्धि के समाधान, तो आप 7 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो आज हमने पार्ट 24 में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां, वृद्धि के कारण, उसकी उत्पन्न होने वाली समस्या और समाधान, इनका अध्ययन किया। अब लगभग अध्याय जो 3 है विश्व जनसंख्या व वितरण व वृद्धि,
ये लगभग आप समाप्ति हो रहे। एक टॉपिक और बचा हुआ है जनसंख्या, मतलब हम पढ़ेंगे इसको, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार।